Okay, so today we will start consignment. It's a very important chapter. हाँ, क्लास के बाद पूछ लेना डाउट, ठीक है? अभी मैं कंसाइनमेंट स्टार्ट करता हूँ. कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है? So first of all, we should understand the meaning of consignment. कि consignment का मतलब क्या होता है ना? आइए इसको समझते हैं. देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए. सपोज करो ये मिस्टर एक्स है एंड ही इज फ्रॉम धनबाद. ही इज फ्रॉम एंड इनके पास एक टेलीविजन का शोरूम है धनबाद में. नाउ ही वांट्स टू एक्सपैंड. अब वो अपने बिजनेस को फैलाना चाह रहा है. कहाँ? लेटेस्ट से कोलकाता में अपनी बिजनेस को फैलाना चाह रहा है. तो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ उसके पास क्या क्या ऑप्शन है अगर मैं अपना बिजनेस स्प्रेड करना चाह रहा हूँ. सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मी? पहला ऑप्शन है कि कोलकाता में मैं अपना एक ब्रांच ओपन कर दूं. अभी मेरा एक ब्रांच धनबाद में है, एक ब्रांच ओपन कर लो कोलकाता में. हो सकता है कि नहीं? ठीक है. तो इसके लिए चाहिए मुझे इन्वेस्टमेंट. और जैसा कि रूपम मुखर्जी बता रहा है कि सर वी नीड ह्यूज कैपिटल फॉर दिस. सपोज करो मेरे पास उतना कैपिटल इन्वेस्ट करने का नहीं, तब मेरे पास दूसरा उपाय क्या है? तो मेरे पास दूसरा और बहुत सस्ता यानी चीप उपाय है कि मैं कोलकाता में एक एजेंट को अपॉइंट करूं. ठीक है, मैं कोलकाता में क्या अपॉइंट करूं और समय समय पे मैं धनबाद से टेलीविजन इस एजेंट के पास भेजता रहूं और एजेंट का काम होगा मेरे बिहाफ में इन टेलीविजन को बेचना. ऐसा मैं कर सकता हूं. तो मेरा कम खर्च में निकल जाएगा. मैक्सिमम खर्च क्या होगा? यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. एजेंट वहाँ पे गोडाउन खोलेगा या शोरूम खोलेगा, उसका रेंट. तो बहुत कम सब में निपटारा हो जाएगा. और इस चैप्टर में इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है, इसके बारे में सीखना है. क्लियर? तो हम क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर में मिस्टर एक्स को हम लोग कहेंगे कंसाइनर. ठीक है, और इस एजेंट को हम लोग बोलेंगे कंसाइनी. ठीक है, एक्स विल बी कंसाइनर and Mr. Agent will be and this whole process. अब ठीक से समझना, the whole process. सर क्या है प्रोसेस? Sending goods by one person to another person. That another person will sell those goods on behalf of the sender. जो goods भेजा उसके behalf में ये क्या करेगा? गुड्स को बेचे. बात आई समझ में? चालू हो. चल आगे बढ़ते हैं. रिकॉर्ड है भाई? हाँ. नाउ कंसाइनर और कंसाइनी, आई होप तुम लोग समझ गया कौन होता है. अब कंसाइनमेंट क्या होता है उसका जरा सा डेफिनेशन फटाफट से लिख लो. कंसाइनमेंट का मतलब मैंने क्या समझा है? It means transfer of goods from one person
to another person for sale. Transfer of goods from one person to another person for sale. ठीक है, फिर उसके नीचे लिखो कंसाइनर। कौन होता है कंसाइनर? The person who sends the goods to the other person for sale is known as consignor. Is known as consignor. ठीक है, एक पॉइंट और इसमें मेंशन करो, कंसाइनर remains the owner of the goods till the goods are sold. Till the goods are sold. ठीक है, अब कंसाइनर तो गुड्स भेज दिया आपने एजेंट को कलकत्ता, लेकिन एजेंट उसका मालिक नहीं बन गया गुड्स का। मालिक कौन रहा? कंसाइनर। कब तक? जब तक एजेंट गुड्स को बेचना हो। ठीक है, अब आइए इसका कंसाइनी का जरा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कंसाइनी भैया कौन है। यस, the person who receives the goods and sells the goods on behalf of the consignor is called consignee. Is called consignee. I hope this is clear. भैया कंसाइनी कौन है? जो कंसाइनर के बिहाफ में गुड्स को क्या करेगा? बेचेगा, सेल करेगा। तो ये कंसाइनमेंट, कंसाइनर और कंसाइनी तीनों क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आप लोग हेडिंग दीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। रिलेशनशिप बिटवीन consignor and consignee। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में क्या है रिलेशनशिप? तो देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कंसाइनी का काम क्या होता है? कंसाइनर के गुड्स को बेचना, कंसाइनर के बिहाफ में बेचना। तो जो भी आदमी ऐसा काम करता है उसको हम लोग एजेंट का नाम देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एजेंट। यानी कंसाइनी कंसाइनर का बन गया एजेंट, और कंसाइनर कंसाइनी का बन गया मालिक। मालिक को अकाउंटिंग की परिभाषा में बोलेंगे प्रिंसिपल। तो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का रिलेशन क्या हो गया? प्रिंसिपल एंड एजेंट। उसको लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी विल बी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है। होपफुली समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आइए एक टर्म आता है इसमें
प्रोफोर्मा इनवॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। प्रोफोर्मा इनवॉइस देखो बहुत सिंपल है, ऐसा है कि कंसाइनी के पास जो गुड्स पहुंच रहा है, ठीक है ना, कौन भेज रहा है? कंसाइनर गुड्स भेज रहा है, किसके पास? कंसाइनी के पास। तो बाबू कोई कागज पत्तर होगा कि नहीं होगा कि हम इतना का गुड्स भेज रहे हैं, एक एक का कॉस्ट प्राइस इतना है, तुम हो सके तो इनको इतने में बेचो। तो कंसाइनर जिस कागज में, जिस डॉक्यूमेंट में ये सारा डिटेल्स लिख करके भेजता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोफोर्मा इनवॉइस। बात आई समझ में? तो उसमें मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या रहता है भाई? यूनिट्स, कितना यूनिट्स में भेज रहा हूँ, उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या है, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए, ये सब प्रोफोर्मा इनवॉइस में सारा डिटेल्स रहता है, ठीक है। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस का डेफिनेशन लिखो। A document containing the details of goods sent is known as pro forma invoice, ठीक है। तो एक सिंपल सा चीज है पर उसको आप जरूर नोट कर लीजिए। उसमें प्रोफोर्मा इनवॉइस is sent by the consignor to the consignee along with the goods, clear? Any problem? कंसाइनर इसको भेजता है। अब एक और टर्म है, वो है अकाउंट सेल। एक टर्म हमने सीखा प्रोफोर्मा इनवॉइस, द सेकंड टर्म वी शुड नो इज अकाउंट सेल। तो भैया देखिए क्या है बेसिक डिफरेंस। प्रोफोर्मा इनवॉइस आपने सीखा कंसाइनर भेजेगा, किसको? कंसाइनर। लेकिन अकाउंट सेल जो है वो कंसाइनी भेजता है कंसाइनर। तो जाहिर सी बात है कि कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल में क्या लिख के भेजता है? हिसाब भेजता है। तो भाई तुमने 10 टेलीविजन भेजा था, उसमें से मैंने 8 बेचा, इतने में बेचा, इतना मेरा कमीशन बना, और ये जो बैलेंस अमाउंट है ये मैं बाई चेक तुमको भेज रहा हूँ। सर तो उसका कोई शोरूम नहीं रहता जैसे उसका है ना, गोडाउन रहता है और एक शोरूम चाहे तो वो रेंट पे ले सकता है, वहाँ से सेल करेगा, वहाँ से सेल करता है। और कई कंसाइनी ऐसे होते हैं जिनका मेन बिजनेस ही होता है कंसाइनी वाला, तो वो पहले से ही एक बड़ा सा अपना शोरूम बना के रखता है, उसमें अलग अलग कंसाइनर का गुड्स है। अब वो सबके गुड्स को क्या करता है? बेचता है, और सबके गुड्स को बेचता है, अलग अलग कंसाइनर से कमीशन कमाता है। समझ रहे हो? एनीवे चलिए अब आगे बढ़ताओ। अब आपको मैं सिखाऊंगा। हाँ, इसमें तो डीलरशिप नहीं, इज नॉट डीलरशिप। डीलरशिप तो तुम्हारा जैसे एजेंट जो है, यहाँ पे एजेंट इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, एंड व्हेन यू बिकम अ डीलर यू विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, है ना? सर जैसे उसको स्टोर करके रखा है गुड्स को, और वो किसी और को ऐसे 8 पीस बेच दिया, वैसे तो क्या चीज? जैसे 10 टीवी बेचा, हाँ, और वो पर्टिकुलर एक पर्सन को ही बेच दिया सर। हाँ, जैसे कंसाइनर को तो अपना गुड्स बिकवाने से मतलब है। तुम किसी एक को बेचो, आलिया भट्ट को बेचो, चाहे तुम माधुरी दीक्षित को बेचो, उससे क्या मतलब है? उसको सामान बिकना चाहिए उसका। बिटा दो मैं इसको, ठीक है। अब आइए बात करता हूँ कमीशन की।
तो आपको मैं बार बार एक टर्म यूज करवा रहा हूँ कि कमीशन, ये जो एजेंट है कंसाइनी है वो कमीशन के लालच में काम करता है, ठीक है। अब देखो उस एजेंट को हम लोग कितने तरह का कमीशन देते हैं, टाइप्स ऑफ कमीशन। कंसाइनी को बेसिकली 3 तरह का कमीशन मिलता है। सबसे पहला कमीशन होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा कमीशन आप सीखेंगे ओवर राइडिंग कमीशन। और तीसरे नंबर पे आप सीखोगे डेल क्रेडर कमीशन। अब एक एक करके हमें इन तीनों के बारे में समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डिनरी कमीशन का। बाबू देख ऑर्डिनरी कमीशन क्या होगा, इसके लिए एक केस स्टडी लेते हैं। सपोज करो ए कंसाइनर, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, सेंड्स 10 टेलीविजन सेट्स टू बी, हु इज बी, कंसाइनर। अब इन टेलीविजन सेट्स का कॉस्ट प्राइस है रुपीज लेटेस्ट से 10,000 पर टीवी। एक टीवी का कॉस्ट है 10,000। नाउ अब देखो मैंने यहाँ पे टर्म लिखा नॉर्मल सेलिंग प्राइस, NSP। नाउ व्हाट इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस? नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब कि द सेलिंग प्राइस एज इंस्ट्रक्टेड बाय ए। ए ने कंसाइनी से जिस प्राइस में सामान को बेचने को कहा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है सपोज करो 12,000 रुपया, यानी एक एक टीवी को कंसाइनी हैज टू सेल एट 12,000। लेकिन अब मैं आप यहाँ पे देखो मैं एक टर्म लिख रहा हूँ एक्चुअल सेलिंग प्राइस। व्हाट इज दैट? एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी कंसाइनी ने एक्चुअली कितने में बेचा। जरूरी नहीं है कि कंसाइनर के कहे हुए सेलिंग प्राइस पे ही वो बेचे, हो सकता है उससे ज्यादा में भी बेचे, हो सकता है उससे कम में भी बेचे, ठीक है। कम में या ज्यादा में he has to take the permission of the consignee. He cannot manipulate the market price, so he has to get the permission of the consignor. Anyway, suppose he is selling televisions at 13,000 per piece. बात आई समझ में ना? अब आता हूं ऑर्डिनरी कमीशन पे, ठीक से समझोगे, यही मेन है। ऑर्डिनरी कमीशन is always calculated on actual sales, on actual sales। Suppose ordinary commission तय किया गया था 5%। अब मुझे बताओ according to this example what would be the ordinary commission? तो ordinary commission यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा मुझे बताइए। देखिए मैंने कहा एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक टीवी का कितना है, 13,000 रुपया। तो 13,000 इंटू 10, ये टोटल एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गया। इंटू कितना परसेंट है, 5%। एब्सोल्युटली करेक्ट, 50। तो 6,500 रुपया ये हमारा ऑर्डिनरी कमीशन। बात आई समझ में या नहीं? ठीक है। अब
दूसरा कमीशन कौन सा है? बात को समझो, ओवरराइडिंग कमीशन पिक्चर में तभी आएगा जब नॉर्मल सेलिंग प्राइस से एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। आई रिपीट, ओवरराइडिंग कमीशन तभी आएगा when your actual selling price will be more than your normal selling। ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है जो हम कंसाइनी को ललचाने के लिए देते हैं कि भाई तुम अगर मेरे कहे हुए प्राइस से ज्यादा में बेच दो तो मैं तुमको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। और चूंकि ये ललचाने के लिए होता है तो इसका परसेंटेज हमेशा ऑर्डिनरी कमीशन से ज्यादा होगा। यस, तो सपोज करो इसका है 10%। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ऑर्डिनरी कमीशन किस पे निकलता है? ऑर्डिनरी कमीशन, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस ASP माइनस नॉर्मल सेलिंग प्राइस इनटू रेट बाय 100। ASP minus LSP into rate by 100। So tell me about actual selling price। कितना निकाला था तुम लोग? 13,000 into 10, 1,20,000। और नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना था? 12,000 into 10, 1,20,000। और रेट है देखो ओवरराइडिंग का 10%। निकाल लो बाबू। तो 10,000 का 10%, 1,000 रुपया तेरा बन गया ओवरराइडिंग कमीशन। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? एनी डाउट? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू डेल क्रेडिटर कमीशन। नाउ व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? यू शुड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट वेरी वेल। डेल क्रेडिटर कमीशन एक कंसाइनर एक कंसाइनी को तभी देगा। कहानी सुन लो बढ़िया से। कंसाइनी अचानक फोन करता है कंसाइनर को और कहता है साहब यहाँ पे तो कुछ ग्राहक ऐसा मिल रहा है जो उधार में खरीदना चाह रहा है। अगर आपको बेचना है तो उधार में बेचो, मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो क्या करूं मैं? क्या उधार में सेल कर दूं? तो कंसाइनर था, पढ़ा लिखा, कॉमर्स ग्रेजुएट था। बोला यार हम लोग पढ़े हैं कि उधार में बेचने से बैड डेट्स होता है। ये झमेला कौन झेलेगा? अगर बैड डेट्स हुआ तो भैया लॉस हो जाएगा हमारा। हम तो कलकत्ता में किसी को जानते नहीं है। तो कंसाइनी कहता है साहब मैं तैयार हूँ बैड डेट्स का झमेला झेलने के लिए, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो कंसाइनर कहता है बड़ा सोच के कि अच्छा चलो ठीक है, देख लो बाबू, अगर बैड डेट्स हुआ तो हम तुमसे पैसा वसूलेंगे। तो बोला ठीक है, आप मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दे दीजिए, मैं उसका जिम्मेवारी लेता हूँ। एंड दैट कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन हम कंसाइनी को क्यों देते हैं? टू बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट्स। व्हाई दिस कमीशन इज गिवन? तो मैं ऐसे लिख लूंगा टू बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट्स। गॉट इट? ठीक है, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं सर ये हमेशा एक्चुअल में निकलेगा। ये हमेशा एक्चुअल में, ये किस पे निकलेगा? माइनस करके डिफरेंस बिटवीन एलएसपी एंड एएसपी। और ये किस पे निकलेगा अभी मैं बताऊंगा, पहले नोट कर लीजिए। कंसेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये करेक्ट, वेरी गुड। दिस बॉय इज गोइंग टू ड्रॉ। I know. You have studied everything, but what is the problem? That if you do not repeat these chapters on immediate or rather say on a frequent basis, you will not get any benefit. So ऐसा हमारे दिमाग में आता है यार, ये तो हम जानते हैं कंसाइनमेंट में क्या रखा है, लेकिन अगर हम उसको रिवाइज कॉन्स्टेंटली ना करते गए कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान्या आपके पास भी लिखा हुआ है, फिर भी वो लिखो,
इससे क्या उसको फायदा हो रहा है? जितना पढ़ने से याद नहीं रहता है उतना लिखने से याद रहता है। I know, 3-4 बार लिखा हुआ से कैलकुलेट एक बार और लिख लेना क्या तो करा कैलकुलेट से to bear the loss of bad debts, to bear the loss of bad debts. Any problem? Okay. Now अब मैं चाहूंगा कि आप डेल क्रेडर कमीशन का एक पॉइंट तो आपने यहाँ पे लिखा to bear the loss of bad debts. एक दूसरा पॉइंट आप लिख लो, it is calculated on actual sales until in the question it is mentioned to be calculated on credit sale. ठीक है, this is a very valid point. You please note it down. इसमें लिख रहा है, कह रहा है कि भैया डेल क्रेडर कमीशन यूं तो हम लोग नॉर्मली किस पे निकालते हैं? एक्चुअल सेल्स पे निकालते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप इसको क्रेडिट सेल्स पे निकालिए, क्योंकि एक्चुअल सेल्स में दोनों सेल्स आ जाता है, क्रेडिट सेल्स एज वेल एज कैश सेल्स। एक्चुअल सेल्स कंटेन्स कैश सेल्स एज वेल एज, but if the question says you calculate it on credit sales only, then you will calculate that on credit sales. Otherwise actual sales. बात आ गई समझ में? वैसे तो ऑर्डिनरी कमीशन भी एक तरह से हो गया अगर एक्चुअल सेल्स। हाँ, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग इस पूरे प्रोसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो पूरे प्रोसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जर्नल एंट्री जो हम लोग सीखेंगे, उसको एक कहानी की तरह समझोगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना? आइए, तो आप जरा हेडिंग दे दीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे। In the books of consignor. Now, अब सवाल है कि जब भी इसके बुक्स में हम लोग जर्नल पास करेंगे तो याद रखना कि यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन होता है, उसको हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। एंड कंसाइनमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। दिस इज नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जब भी हमें लॉस होगा इसे डेबिट करते हैं, और जब भी हमारा कोई अर्निंग आता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना। क्लियर? ओके। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री नंबर 1, when goods are sent on consignment। जब हम लोग गुड्स को कंसाइनमेंट के लिए भेज रहे हैं, ऑलरेडी हमने ट्रक में लोड करवा दिया, गुड्स धनबाद से कलकत्ते की ओर जा रही है। और याद रखिए, आप ये किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हो? कंसाइनर के बुक्स में। तो इसका जर्नल एंट्री लिखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारा पहला एंट्री, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नाउ जस्ट थिंक, अब क्या है कि मैं गुड्स भेज रहा हूं, और भेज मैं क्या अपने कंधे में ढो के ले जा रहा हूं उसको? मैं ट्रांसपोर्टर को दे दिया, ट्रांसपोर्टर उसको ले जा रहा है, तो उसके लिए खर्चा लगेगा फ्लाइट का, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जब मैं गुड्स को भेजता हूं तो गुड्स का इंश्योरेंस करा देता हूं, ताकि रास्ते में कोई डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, तो मुझे उसका कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए। तो इसके लिए मुझे इंश्योरेंस का क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। तो ऐसे कई खर्चे होते हैं गुड्स को भेजने में। किसका? कंसाइनर का। वेरी गुड। लिखिए अगला ट्रांजैक्शन, फॉर expenses incurred by the consignor like freight, insurance, etc etc, ठीक है। तो भैया अभी तुमको मैंने बताया कि कोई भी खर्चा होगा, खर्चे होने पे, लॉस होने पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ठीक है। अब लॉस है सर, खर्चा है ना, एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कंसाइनमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, को डेबिट कर। मैंने पहले कहा, जब भी हमारी इस कहानी में कोई भी खर्चा हो, कोई लॉस हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करो? और कभी भी कोई अर्निंग हो, कोई इनकम हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये खाली दिमाग में रखना है। अब जैसे हम नॉर्मल सिचुएशन में ये एंट्री कैसे करते हैं? फ्राइट अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हम फ्राइट एंड इंश्योरेंस क्या करेंगे? बात आ रही समझ में? ओके। अब थर्ड नंबर पे आप जरा सोचो, नाउ व्हाट हैपेंस, गुड्स जा रहा है, ट्रक का एक्सीडेंट हो, ऐसा थोड़ी होगा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक बर्बाद हो गया, तेरा गुड्स एकदम वैसा का वैसा, तेरे गुड्स का भी क्या हो गया? डैमेज हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपने इंश्योरेंस करा के रखा था। तो अब देखिए, इसको मैं एक तरह का क्या बोलूँगा? लॉस बोलूँगा, ठीक है। ये जो डैमेजेस हुआ, डैमेजेस विल बी वन काइंड ऑफ लॉस। अब थोड़ा सा सीख लो, इंपॉर्टेंट है। लॉस दो प्रकार का होता है, एक एबनॉर्मल लॉस, और इन दोनों लॉसेस से तुम्हारा पाला पड़ेगा इस चैप्टर में। और दूसरा होता है नॉर्मल लॉस। दोनों में फर्क क्या है, इसको आसान से समझते हैं। एबनॉर्मल लॉस ये होता है केयरलेसनेस, लॉस ऑफ फायर, जो कि अवॉइडेबल होता है, अवॉइडेबल लॉसेस, यानी अगर मैं चाहता तो उसको रोक लेता, मेरे कैजुअलनेस के चलते, मेरा लेस केयरिंग एटीट्यूड के चलते ये लॉस हो गया। मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट। मैं गाड़ी कहीं पे पार्क करके चाय पीने चला गया था, तो चोरी हो गया। सब such losses are called abnormal loss. And what about normal loss? ये अवॉइडेबल है, तो इसका उल्टा अगर अंग्रेजी आता है तो बता दोगे? अनअवॉइडेबल लॉस, जिसको हम चाह के भी रोक नहीं सकते। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ से कोल ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ कोलकाता, कोयला, धनबाद कोल कैपिटल है, कोयला मैं यहाँ से भेज रहा हूँ कलकत्ता।
कितना भी बच बचाव करा लो उसका, लेकिन उसका डस्ट जो है वो गिरेगा ही रास्ते में, तो उसको रोक नहीं सकते। सपोज तू यहाँ से कोई फल भेज रहा है, सपोज बनाना भेज रहा है, तो जितना बनाना धनबाद में लोड हुआ, कलकत्ता जाते जाते कुछ नहीं भी तो कम से कम 10 दर्जन बनाना तो बर्बाद हो गए, खास करके गर्मी का सीजन रहे तो, और है ना, ट्रांसपोर्ट को उसका इससे इतना दाब देता है, बनाना बर्बाद होना जरूरी है। क्या हम उसको रोक सकते हैं? सवाल ये। ऐसे लॉसेस को क्या बोलेंगे? तो नॉर्मल लॉसेस का जो ट्रीटमेंट है कंसाइनमेंट में, वी विल सी लेटर, बाद में हम आएंगे। फिलहाल मैं अभी कौन से लॉस के लिए आ रहा हूँ? एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे फॉर abnormal loss if the goods are insured, if the goods are insured। तो abnormal loss का जर्नल एंट्री सीखेंगे, लेकिन याद रहे अगर गुड्स क्या है इंश्योर्ड, तब क्या एंट्री होगा, देख तो ये जरूरी है इंश्योर्ड। हाँ, तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे abnormal loss account debit to consignment account, abnormal loss account debit to consignment account। ये हमारा पहला एंट्री होगा। दूसरा, अब क्या है ना, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया 10,000, ये आपको निकालना पड़ता है, कैसे मैं सब बताऊंगा, तो ये जर्नल सीखो। सपोज करो 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन क्या था मेरा गुड्स जी? इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें से हमें 7,000 रुपया दे दिया, 7,000 दे दिया। मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 3,000। अब देखो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मैंने बोला वो कितना देने वाला है, तो 7,000 रुपये डेबिट कर दो। और जो तेरा नेट लॉस हो गया, जो अब एकदम बर्बाद हो गया, वो पैसा तुमको मिलने वाला नहीं है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड टू abnormal loss, to abnormal loss 10,000। तो यहाँ से जो अच्छे बच्चे हैं वो इस चीज को पिक करेंगे कि अच्छा सर, इसका मतलब ये होता है कि abnormal loss will ultimately or eventually will transfer to profit and loss account if it is not fully compensated। क्लियर? अब इसी एबनॉर्मल लॉस का हम लोग अगला एंट्री एक और पढ़ेंगे कि फॉर एबनॉर्मल लॉस इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, सो फोर्थ नंबर में आ जाओ। नंबर 4 में फॉर एबनॉर्मल लॉस if the goods are not insured। भैया गुड्स की इंश्योरेंस हमने नहीं करा के रखी, कॉमन सेंस है। इसमें भी 2 एंट्री मैं करूंगा। सबसे पहला abnormal loss account debit to consignment account, let it be 10,000 एंड सेकेंड वन, अब क्या हो रहा है, इसमें तेरा इंश्योरेंस कराया हुआ नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। तो आप यहाँ पे करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू abnormal। कोई दिक्कत बाबू? ये आपने abnormal लॉस तक का पूरा दे दिया तो सर इंश्योरेंस में, हाँ जी पूरा दे दिया तो इंश्योरेंस, पूरा दे दिया तो इंश्योरेंस में चला जाएगा। ओके, खैर यहाँ पे इंश्योरेंस की बात ही नहीं हो रही,
ये जो सेकंड वाला केस था वहां तो गुड्स हमारा इंश्योर्ड नहीं था। नहीं। अब चलो किसी तरह से भैया कूद करके मांग करके हम कलकत्ता पहुंचा दिए गुड्स। अब कलकत्ते की बात करता हूं तो कलकत्ता में क्या हो रहा है, अब कंसाइनी का रोल स्टार्ट हो रहा है। अभी तक कंसाइनर का रोल चल रहा है, अब कंसाइनी हाँ इसमें फ्रॉड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस में फ्रॉड हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंसाइनर बेचेगा कुछ और सामान और खाएगा कुछ और। कैसे वो हो सकता है, बिल रहेगा। सो नो वन कैन ट्रांसफर ए गुड टाइटल व्हाट ही हैज नॉट। जिसके पास टाइटल नहीं है प्रॉपर वो दूसरे को टाइटल दे सकता है। तुम इतना बुर्बक थोड़ी है कस्टमर की तुम चोरी का सामान ले, तुम ओरिजिनल सामान ले रहे हो। अगर तुमसे फ्रॉड करना है तो हम बहुत तरह से कर सकते हैं, लेकिन बायर को सतर्क रहना। लेट द बायर बी अवेयर। ठीक ना। अब कंसाइनी का पहला रोल क्या है? सबसे पहला रोल है कि अब गुड्स को सुरक्षित जगह पे रखवाना। मान लेते हैं कि कंसाइनी ने इन गुड्स के लिए एक गोडाउन लेके रखा है और गोडाउन को रेंट पे लेके रखा है, प्लस गोडाउन में रखवा दिया। दूसरा चलो मान लेते हैं कि इन गुड्स को बिकवाने के लिए कंसाइनी ने एड पे कुछ खर्चा किया, हो सकता है ना जी, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया। तो इन सारे खर्च के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? नंबर 5, फॉर द एक्सपेंसेस of the consignee, for the expenses of the consignee। कंसाइनी के खर्च के लिए हम लोग क्या है नाउ सी। अब ऐसा है थोड़ा समझ के, कंसाइनी खर्च तो कर रहा है कंसाइनर के गुड्स को बेचने के लिए। तो जितना भी वो पैसा खर्च कर रहा है all the amount he will recover from the consignor। कंसाइनर से सारा पैसा वो रिकवर करेगा। और जब तक कंसाइनर उसको ये सारा पैसा ना दे दे, कंसाइनर विल बिकम द डेटर ऑफ द कंसाइनर। इतना समझे कि नहीं समझे? अभी जेब से एक पैसा किसका निकल रहा है? कंसाइनर। लेकिन लेगा वो किससे बाद में? कंसाइनर से। तो कंसाइनर अभी कंसाइनी का क्या बन गया? डेटर बन गया। ठीक है, लेकिन तुम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हो? कंसाइनर। तो कंसाइनर के लिए कंसाइनी क्या बन गया? क्रेडिटर। बात आई समझ में? क्योंकि कंसाइनर को ये पैसा कंसाइनी को चुकाना पड़ेगा। तो अब कंसाइनर इसके लिए क्या एंट्री करेगा? देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू consignee's account, consignor's account debit to consignee's account। अब सवाल है सर क्यों ये एंट्री हुआ? तो इज वेरी सिंपल। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हमारे इस बिजनेस में कोई लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो खर्चा किया कंसाइनी, लेकिन उसको बेयर कौन किया? तो कंसाइनर का ही खर्चा हुआ, इसलिए कंसाइनमेंट डेबिट हो गया। पर ये पैसा जब तक कंसाइनर कंसाइनी को ना दे दे, कंसाइनी उसका क्या बन गया? क्रेडिटर। इसलिए उसने क्रेडिट कर दिया। दैट्स सिंपल एज दैट। सर जैसे वो कलकत्ता में धनबाद से गुड्स ले जा रहा है, हाँ। तो सब वो ट्रांसपोर्ट वो ले जाने का अपना खर्चा दे रहा है कंसाइनी। ले जाने का क्यों देगा? ले जाने का खर्चा तो कंसाइनर ने किया। जो सेकंड वाला एंट्री को पढ़ा किसके लिए पढ़ा? कंसाइनर। फ्राइट के लिए पढ़ा ना। हाँ। ये कौन सा खर्चा हो रहा है? कंसाइनी मैंने बोला वहाँ क्या क्या खर्चा करता है? गोडाउन रेंट, अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ये सब। गुड्स वहाँ पहुँचा, उसके गोडाउन में कूली से उतरवाया, उसको अनलोडिंग का खर्चा, गुड्स को बिकवाने के लिए ऐड दे दिया, ठीक है ना, शोरूम में कुछ एम्प्लॉई रखा, उसको सैलरी दे दिया, ये सारा खर्चा। ठीक है, अब नंबर 6 में आता हूँ ना। अब कंसाइनी ने भाई बहुत मेहनत किया और इनका सारा गुड्स बेच दिया। सारा गुड्स नहीं, चलो 70% गुड्स बेच दिया। तो क्या एंट्री करेंगे? अब देखो, यस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड
by the consignee. When goods are sold by the consignee. तो हम क्या एंट्री करेंगे? बहुत सिंपल है, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट. Consignment, why this is credited? Because sale itself is इनकम. income, इसलिए consignment को credit कर दिया. Why consignee is debited? This time he is consignor's debtor. क्योंकि goods बेच के पैसा अभी consignee खुद अपने पास रखा है, उसको लेना है. अब जब तक वो ना दे दे वो मेरा क्या है? debtor है. ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए. अब क्या है कि इन्होंने गुड्स तो बेच दिए, अब इस पे उसको मिलना है कमीशन, इसीलिए तो काम कर रहा है. यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन. व्हेन कंसाइनी is entitled to commission. अब यार ये कमीशन कौन दे रहा है? तो कंसाइनर के धंधे के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो खर्चा होगा तो किसे डेबिट करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को. तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर लो. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. क्लियर? एंड टू, जब तक हम कंसाइनी को दे ना दे तब तक कंसाइनी मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर, और इसलिए उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट. क्लियर? अब आइए इसके ऑलमोस्ट आखिरी एंट्री की बात करता हूं. तो आखिरी एंट्री यानी अब है सवाल कि मैंने, याद करो जब ये बता रहा था तो आपको बताया कि कंसाइनी ने 70% गुड्स बेचे, 30% स्टिल इज इन दी गोडाउन. इसको क्या बोलेंगे भैया? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री. कौन है मालिक इसका? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता, हु इज द ओनर ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक? कंसाइनर. ठीक है, तो अब कंसाइनर ओनर है तो उसके लिए वो एंट्री करेगा. क्या करेगा? लिख दो यहाँ, व्हेन goods remain unsold. When goods remain unsold, जिसको हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलेंगे. We will call this as closing inventory. तो क्या एंट्री होगा इसका? देखिए इसके लिए एक स्पेशल नाम आता है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट या कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट. दिस इज सिंपली द एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. हाँ, अगर सारा गुड्स बेच दे तो नहीं आएगा, नहीं बिके सारा गुड्स तो आएगा. क्लियर? अब इतने एंट्रीज के बाद आइए मैं आपको एक स्पेशल एंट्री बताता हूं कमीशन से रिलेटेड. इसको मिटा दे. देखो अब हम लोग जरा बात करते हैं डेल ट्रेडर कमीशन. डेल ट्रेडर कमीशन कब दिया जाता है? ये क्या बताया था आपको? जब क्रेडिट से. When consignee is ready to bear the bad debts.
जब कंसाइनी बैड डेट्स को बेयर करने के लिए तैयार हो तो हम डेल क्रेडिटर कमीशन की बात करते हैं। अब सवाल है केस नंबर 1। इफ bad dates arises in case of bill creditor commission, ठीक है। अगर बैड डेट अराइज होता है और साथ ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंसाइनर डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा है, तो भैया किसका जिम्मेवारी है बैड डेट? कंसाइनी का। तो कंसाइनर इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं करेगा, कंसाइनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका। अब इसका लॉस कौन बेयर करेगा? तो हम लिख देंगे नो जर्नल एंट्री will be passed by the consigner. Consigner will pass no journal entry for this. Any problem? Case number 2. Again, bad date arises and consignee is not entitled to bill creditor commission. बैड डेट अराइज हो गया और कंसाइनी भैया बिल क्रेडिटर कमीशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है ना। तो अब ये क्या एंट्री होगा? तो ये जो बैड डेट हो रहा है मेरा खर्चा कंसाइनर को बेयर करना होगा। सर बैड डेट होगा कैसे जब वो देगा ही नहीं? क्या क्रेडिट पे बेचेगा ही नहीं कंसाइनर? अरे क्रेडिट में बेच रहा है लेकिन बैड डेट को बेयर नहीं कर रहा है। कंसाइनर बोला चल ठीक है तू क्रेडिट में बेच दे, बैड डेट होगा मैं देख लूंगा, मेरे कलकत्ते में बहुत जान पहचान है, तुम अपना बेचो ना हम सब संभाल लेंगे। कंसाइनी बोला ठीक है आपकी मर्जी, मैं बेच देता हूँ, फिर बैड डेट्स होगा तो आप समझना। तो अब हो गया बैड डेट, अब समझना क्या है? अकाउंट्स कहता है इसको रिकॉर्ड करो, तो रिकॉर्ड करो तो किधर रिकॉर्ड होगा? लॉस हो गया। तो मैंने क्या बोला है, जब भी लॉस होगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, consignment account debit to bad debts. It's as simple as that. हाँ देगा क्या? बियर करेगा, देगा कुछ नाली में थोड़ी फेंक देगा उतना पैसा। वो लॉस हो गया वो बियर कर, है ना। जैसे सपोज करो हम तुमको पढ़ा दिए तो हमको पैसा नहीं दिया, तो उतना पैसा हम लेके नाली में फेंक देंगे? नहीं, हो गया। इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड लॉस या रियलाइज्ड लॉस। एनीवे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझ लिया पूरा अच्छे से, जर्नल एंट्रीज। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या शैल आई रब दिस? हाँ वो कर भी सकते हो। ठीक है। नाउ प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को और आप क्वेश्चन को लिखिए रूपम मुखर्जी। मिस्टर एक्स ऑफ धनबाद सेंट 1000 television sets to Mr. Y of Kolkata
costing rupees 10,000 each, costing rupees 10,000 each. क्लियर? फुल स्टॉप. फिर आगे लिखिए. मिस्टर एक्स दिया ना नाम उसका? हाँ. फिर लिखिए. मिस्टर एक्स incurred rupees 20,000 on freight and 10,000 on insurance charges. Full stop. Fill it. In the transit, $50 television sets were damaged and insurance company admitted a claim of 75%. Admitted a claim of 75%. Full stop. फिर आगे लिखो. Mr. Y sold 900 television sets at the rate of 15,000 each. 15,000 each, and is entitled to a commission of 5%. फुल स्टॉप. फिर आगे लिखिए. At the end, Mr. Y settled the account by check. Full stop. और फिर लिखो. Mr. Y also pays rupees 10,000 as godown rent and 5,000 for advertisement and 5,000 for advertisement. क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं. ठीक है. अब इसमें आपसे कह रहा है कि आप कंसाइनर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनाइए और फिर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाइए. यू हैव टू ड्रॉ द जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. क्लियर? ओके. तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा इन द बुक्स ऑफ एक्स. ठीक है. प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में एकदम आराम से फॉर्मेट बनाइएगा और फिर जर्नल के फॉर्मेट में अब ये सारा एंट्रीज आप करेंगे. सबसे पहले आएगा डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर लेफ्ट, फिर डेबिट एंड देन क्रेडिट. क्लियर? अगर डेट दिया रहेगा तो हम डेट डाल के करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे, यू नो दिस. तो
तो सबसे पहले डेट है नहीं तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ। और मुझे बताओ सबसे पहला एंट्री जो तुम लोग करते हो बहुत बढ़िया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तुम्हारे पास जर्नल लिखा हुआ है, आराम से पुट करो और फटाफट से करते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसमें आप अमाउंट कितना भरोगे? तो आप 1000 टेलीविजन सेट भेज रहे थे और एक 10-10 हजार रुपए में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो 1000 into 10,000 will amount to 1 crore। ये 1 करोड़ रुपया आ गया, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री। नाउ अच्छा है। अब क्या है? अब कंसाइनर का एक्सपेंस, उसके लिए मैंने तुमको एंट्री लिखा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, consignment account debit to bank account। Tell me the amount he has spent। 30,000। फ्राइट का कितना किया? 20,000 और इंश्योरेंस का कराया 10,000, यानी 30,000 रुपए का ये कंसाइनर ने खर्च किया। आसान है ना? अब इसके बीच में वो कह रहा है इन द ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब रास्ते में, ऑन द वे some goods have been damaged। how many goods? 50 अब इसका मैं वर्किंग नोट पे कैलकुलेशन करूंगा। मैं आ गया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इज वेरी एसेंशियल फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, यू मस्ट रिमेंबर दिस। वर्किंग नोट पे मैं अभी कैलकुलेट करने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss। कम ऑन, मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। abnormal loss is very simple। you see, tell me how many televisions were being damaged? 50 तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cost of 50 televisions will be 50 into 10,000 will amount to 5 lakhs। Am I correct or wrong? Correct? Okay। Now, अब ये बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा कि 50 टेलीविजन का कॉस्ट जो है वो 5 ही लाख। इसलिए गुनाह हो जाएगा क्योंकि उस पे कंसाइनर ने कुछ खर्चा भी किया, वो भी उसके साथ मुझे क्या करना होगा? ऐड करना होगा। चूंकि मैं बनिया हूँ, कंसाइनर ऑफ कोर्स इज अ बनिया, 1 रुपया भी वो मिस्टेक नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो उसको मैं यहाँ जब जोड़ूंगा तो देखिए ये कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है, proportionate expenses of consignor, or rather you can also mention his name here। proportionate expenses of the consignor। Is it clear? Now, so अब थोड़ा ध्यान दो, बड़ा आसान है। इन्होंने 30,000 रुपए खर्च किए, तो इन्होंने जो 30,000 रुपए खर्च किए हैं, ये खर्च इन्होंने 1000 टेलीविजन के लिए किया। मैं यूनिटरी मेथड फॉलो करता हूँ। 30,000 रुपया 1000 टेलीविजन के लिए है, तो 50 के लिए कितना है? देखो, 1500 ये आ गया हमारा 50 के लिए। अब इसको मैं जोड़ दूंगा 50,000 1500 is correct। तो 5,01,500। ठीक है बाबू,
ये तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके लिए मैंने आपको एंट्री लिखा दिया है, तो आइए इसका एंट्री करता हूं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू consignment account, abnormal loss account debit to consignment account. And how much is your abnormal loss? It's 501500 501500. Clear? Now all of you be ready with your calculator, because अब मैं abnormal loss का दूसरा वाला एंट्री करने जा रहा हूँ, और एबनॉर्मल लॉस का दूसरा एंट्री इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। तो भैया इतना हमने लॉस कैलकुलेट किया और इंश्योरेंस कंपनी के पास कागज भेज दिया, बोला भैया मेरा इतना लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी उसको मंजूर किया और बोला भैया मैं इसमें से कितना परसेंट आपको कंपनसेट करूंगा? 75%। प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी। 3,76,120। बहुत बढ़िया, इसको वर्किंग नोट पे दिखाओ। Insurance claim will be 501500 into 75%। देख कितना है? 3,76,120। 3,76,125। राइट, 376,125। ठीक है, मेरा टोटल था 501500, आउट ऑफ विच उतना मिल गया, बाकी लॉस हो गया। तो उसके लिए तुमको एंट्री में सिखा चुका हूं। यहाँ पे करोगे इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट 376,125। भैया जो नेट लॉस हो गया उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दो। कितना आ गया? 501500 माइनस 376,125, 125,375। ठीक है, एंड देन टू एबनॉर्मल लॉस 501500। मुझे उम्मीद है तुम लोग को ये एंट्री समझ में आ रहा है और आसान भी लग रहा है ना? अरे जियो मिला, वेरी गुड। नाउ लेट अस थिंक ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन के बारे में सोचो। गुड्स जो है मरते मारते पहुंच गए, अब कंसाइनी का रोल स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे सबसे पहले बताओ, कंसाइनी गुड्स तो बेचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ खर्च भी उन्होंने किया। तो भैया कितना खर्च किया ये बता दो मुझे। मतलब कुल मिला के 15,000 कंसाइनी का खर्चा हुआ। इसके लिए मैं तुमको जर्नल ऑलरेडी लिखा चुका हूं, तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी का क्या नाम है? वाइज। तो टू वाइज अकाउंट, और इसमें मैं खर्च को जोड़ देता हूँ 10,000 प्लस 5,000। बाबू लोग टोटल आ गया ये 15,000। वो जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे ना उस समय उसकी काम। ओके, ना अब मुझे बताओ कि कंसाइनी ने कितना बक्सा बेचा है। तो यहाँ पे आप दिखाओगे उसको, सेल ऑफ टेलीविजन सेट्स विल बी 900 into 1500, 135,0000। यानी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ एक और जीरो, दैट इज 1,35,00,000 में इन्होंने टोटल सेल कर दिया।
1,35 लाख। तो अभी आप यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री लिख लेंगे। सेल का वाइज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इट्स 1,35 lakhs, 1,35 lakhs। एनी प्रॉब्लम? ठीक है भैया, बेच दिया ये। अब बेचा किसके लालच में? कमीशन के लालच में। कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 5% कमीशन। उसका भी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट पे दिखाना है, तो फॉलो कीजिए। पहले कैलकुलेशन हमने एब्नॉर्मल लॉस का दिखाया, फिर इंश्योरेंस क्लेम का दिखाया, फिर सेल ऑन टी। हाँ, अब दिखाऊंगा कमीशन का। नाउ कमीशन विल बी 1,35 lakhs into 5%. Please give me the value. कितना? 6,75,000 का कमीशन इसने कमा लिया। ओके, नाउ गुप्ता जी आप बताइए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? देख के बताइए, कोई बात नहीं, आज पहला क्लास है आपका। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। तो आप जो है यहाँ पे एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, and who is the consignee? Y is the consignee to Y's account। और आप लोगों ने इसको निकाला है 6,75,000, 6,75,000। जिसे नहीं समझ में आया प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आ गया समझ में? और सबसे एंड में मुझे बताओ तुम लोग, क्या कंसाइनी ने सारा गुड्स बेच दिया था? नहीं सर। सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड, उसका वैल्यू तुमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ओके, सो फर्स्ट you calculate the number of televisions left। 1000 था, उसमें से 50 पहले ही डैमेज हो गया था, 950 बचा, उसमें से 900 ये सोल्ड, 50 है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉस्ट ऑफ 50 televisions is 50 into 10,000 will amount to 5 lakhs। 5 लाख रुपया इसका भैया आ गया कॉस्ट। लेकिन ये कहना गलत होगा कि 5 लाख है, क्योंकि इस पे खर्चा भी हुआ है। सबसे पहले इस पे किसने खर्चा किया है? कंसाइनर ने। तो आइए इसको जोड़ता हूँ। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, यानी भैया कंसाइनर ने ये देखिए टोटल खर्चा किया था 30,000 का, लेकिन बाबू लोग 30,000 जो है वो 1,000 टेलीविजन का था। लेकिन ये बताओ कितने टेलीविजन का निकालना है मुझे? 1500। तो 1500 रुपया आ जाएगा जो एब्नॉर्मल लॉस का आया था। हाँ? ठीक है, अब इसको टोटल कर लो। 501500, ये तुम्हारे कंसाइनमेंट स्टॉक का अमाउंट आ गया। लेकिन अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, मैंने 50 का कॉस्ट ले लिया, उस पे मैंने कंसाइनर का खर्चा को जोड़ दिया। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि इस पे कंसाइनी ने भी कुछ खर्चा किया था?
किया था या नहीं किया था? कौन सा खर्चा किया था? सर ये वाला वो डाउन रेट था। एडवर्टाइजमेंट वाला। अब यहाँ पे एक नया रूल सीखो। तो रूल क्या है? रूल ये है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे, किसका? क्लोजिंग स्टॉक उस वक्त कंसाइनी का, किसका? कंसाइनी का खर्चा हम यहाँ तभी जोड़ेंगे जब वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, जब वो डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस हो। दो नाम है उसका, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या नॉन सेलिंग। अगर सेलिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो तब वो यहाँ पे ऐड नहीं होता है। और गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट ये दोनों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सर डायरेक्ट क्या क्या आता है? ऑक्ट्रॉय, कैरेज, फ्राइट, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो मैं चाहूंगा इसका नोट आप जरूर लिख लीजिए, स्टार मार्क कीजिए एंड प्लीज राइट डाउन द नोट। While calculating the value of closing stock, while calculating the value of closing stock, only proportionate expenses of direct nature spent by the consignee are considered. Example: octroi, 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 comma, freight, etc. Carriage, yes, carriage, etc. अब फिर उसके नीचे लिखो इनडायरेक्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस spent by the consignee are ignored. Example: go down rent, comma, advertisement expenses, delivery charges, etc. Clear? So ultimately, how much is your closing stock coming? 5015. चलो उसका एंट्री कर ले बाबू लोग। उसका एंट्री मैंने आपको लिखाया है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू consignment account. Consignment stock account debit to consignment account. The amount is 501500. 501500. Any problem? कोई दिक्कत नहीं? Are you serious? Good. अब तुम सोचो कि यहाँ पे काम खत्म हो गया एकदम, जैसे अभी रिलैक्स मोड में आ गए हो, तो यहाँ अभी काम इतना जो मेहनत हुआ ना, सब बेकार हो जाएगा जब तक तुम प्रॉफिट नहीं निकालोगे। कंसाइनर ये जो बिजनेस है कंसाइनमेंट का, क्यों कर रहा है? तो कहाँ निकाले हो अभी प्रॉफिट? तो अब आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक लेजर जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, आइए बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। हर क्वेश्चन अगर नहीं बोला है सर तो
बनाना ही है, आप उसके बिना प्रॉफिट निकालोगे कैसे? वैसे अदर वेज भी है, पर अभी मैं उसको नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको लेजर सिखा रहा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं देखिए केवल एक लेजर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा नेसेसरी लेजर्स, तब आप कौन कौन सा लेजर बनाइएगा। पहला बनाइएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का, दूसरा बनाइएगा कंसाइनीज अकाउंट, और तीसरा बनाइएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तीन लेजर्स आपको बनाने होंगे, ठीक है? 3 लेजर्स यू हैव टू ड्रॉ। तो सबसे पहला जो लेजर बनेगा वो किस चीज का बनेगा? चलो फॉर्मेट बना ले, तीनों का फॉर्मेट बनाओ। कंसाइनमेंट अकाउंट का हाफ पेज का बना लो, सर गियर भी कर सकते हैं, कंसाइनी का भी करो। हाँ कंसाइनी का बुक में भी करो। हाँ अभी सिखाएंगे। ये तो अभी आपने सिर्फ कंसाइनर के बुक्स में सीखा, इसके बाद आप सीखेंगे कंसाइनी के बुक्स में, ठीक है ना? ये डेबिट हो गया, इस तरफ आपके आ जाएंगे पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट, और फिर इस तरफ आ जाएंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बहुत आसान है, तुम्हारे पास जर्नल एंट्री है, बस उसको पोस्ट कर देना है। कंसाइनमेंट अकाउंट में जिसका ये मत मुझसे पूछो कि सर कैसे लेजर में पोस्टिंग करो। पहला जो है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस तरफ आ जाओ, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये भाई साहब 1 करोड़ रुपए की बात है, तो 1 करोड़ रुपया हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 करोड़ रुपीस। उसके बाद अगला ढूंढो और बैठाओ कि कौन सा है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, एंड दिस इज नथिंग but 30,000. Then you have abnormal loss to consignment. तो इस तरफ मैं आता हूँ by abnormal loss account 501500। Then आपके पास देखिए नेक्स्ट जो कंसाइनमेंट का एंट्री है नंबर 5 में आता है वो कंसाइनमेंट टू। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखो, ये जो टू बैंक आपने किया ना 30,000, इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख देना आपने ये किसके किसके लिए किया। एक तो आपने इसको फ्राइट के लिए किया 20,000 आई थिंक था, और दूसरा आपने किसके लिए किया, इंश्योरेंस के लिए किया 10,000। अब इन दोनों को ऐड करके आप क्या करोगे, अब यहाँ पे डाल दो 30,000, ये तीसरा। आई बात समझ में? इसके बाद जो अगला एंट्री मुझे मिल रहा है वो है कंसाइनमेंट टू वाइज अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू वाइज अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये भी कंसाइनिंग के खर्च के लिए था। तो भैया उसने क्या क्या खर्च किया था? पहला खर्च किया था उसने गोडाउन रेंट पे, कितना था 10,000। दूसरा खर्च उसने 5,000 किसके लिए किया? एडवर्टीजमेंट के लिए किया। तो आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवर्टीजमेंट 5,000 किया
दोनों को जोड़ करके आप बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे आंसर को 15,000। Then you have the next entry for sale. Wise account debit to consignment. I would write by wise account. Underline कर दो and this is absolutely for sale. 1 crore 35 lakhs. Clear? Then you have consignment to wise again, and this one I think is for commission. तो इसके लिए तुम इसी में टू वाई जो लिखे हो ना उसी में उसको भी ऐड करके लिख सकते हो, और चाहो तो अलग से भी इसको दिखा सकते हो कमीशन। मुझे बताओ कितना था? 6,75,000 ये हमारा कमीशन। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलो अब जो है आखिरी एंट्री जो मुझे याद आ रहा है वो आप लोगों का था क्लोजिंग स्टॉक के लिए, जिसका एंट्री इस तरफ आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना निकाला था हम लोगों ने? 5015 करोड़। नाउ एज यू नो ये नॉमिनल नेचर का है, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है दैट गिव्स यू प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा आएगा दैट गिव्स यू लॉस। तो मुझे बताओ काउंट करके क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? सर 1,45,03,000। 1,45,03,000 ये हमारा दिया आ गया क्रेडिट साइड का टोटल। उसमें से मैं घटाने वाला हूँ डेबिट साइड का टोटल, तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट आ गया? ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, जो अच्छे बच्चे हैं हर एक चीज को फॉलो करते हैं। यहाँ प्रॉफिट को मैं कहाँ ट्रांसफर करता हूँ? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो भैया ये क्या होता है जनरल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जो धनबाद में मेरा तो बिजनेस है कि नहीं है टेलीविजन का, तो धनबाद वाले बिजनेस के लिए मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ कि नहीं? वहां पे मैं इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करता हूँ। बात आई समझ में? कितना करूंगा बताइए? 37,80,000। बताइए कितना प्रॉफिटेबल धंधा है? 37,83,000 इन्होंने इस टाइम रेंज के अंदर कमा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट सीख गए। अब देखिए नेसेसरी लेजर में दूसरा किसका नंबर है? कंसाइनिंग। आइए बनाते हैं उसका अकाउंट। उसका नाम क्या? वाइज। हाँ वाइज अकाउंट, यस। तो शर्मा ने बैठ जाते ससुर है क्या? क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स सर क्या बोले? हाँ रिकॉर्ड हो गया। नहीं तो क्या नहीं? एडिटिंग में थोड़ा करना पड़ता है। वाई से अकाउंट में आ जाइए। अब देखिए इसमें जहां जहां वाई है उसको ढूंढिए कहां कहां वाई है। 5th नंबर में पहला है ना यस कंसाइनमेंट टू वाई, तो वाई कंसाइनमेंट अकाउंट। वाई कंसाइनमेंट अकाउंट
the amount is 15,000. Then you have buy Y's account, and I'm quite sure this is for sale. 1 crore 35 lakhs. Sir, why is a Sir, what- consignment? Sorry. Extremely sorry. Y's account debit to consignment account, and this is for sale. How much? 1 crore 35 lakhs. और सबसे अंत में आप देखो है कंसाइनमेंट टू वाई, सो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 6,75,000. नाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो अब क्या है, थोड़ा सा देखो, एक अच्छे अकाउंट्स के स्टूडेंट की तरह वाई ने इतने में तेरे गुड्स को बेचा, इतना पैसा वो रखा है, उसमें से वो क्या करेगा, अपना खर्चा काट लेगा, अपना कमीशन काट लेगा और बाकी पैसा तेरे को भेज देगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वाई इज सेटलिंग हिज अकाउंट? नहीं। ठीक से पढ़ो, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर, मिस्टर वाई सेटल्ड अकाउंट। यानी अब मुझे बताओ, उसका मतलब हो गया कि वाई बाकी का पैसा इसको अभी तुरंत क्या कर रहा है, दे रहा है। भेज रहा है चेक से। कितना पैसा? 1 इसमें से दोनों माइनस करो। सर 1,28,10,000। तो उसके लिए आप यहाँ पे पुट करोगे बाय बैंक अकाउंट 1 करोड़ 28,10,000। 10,000। सर नहीं भेजता तो नहीं भेजेगा तो यहाँ पे बैलेंस सीडी से क्लोज कर दो, बाय बैलेंस सीडी, दैट वुड इंडिकेट कि वाई इज स्टिल आवर डेटर फॉर 1 करोड़ जो भी आ रहा है 28,10,000। ठीक है ना। अब मैं चाहूंगा कि इसका जर्नल एंट्री भी आप कर लो। इसका जर्नल एंट्री जहाँ पे कर रहे थे आप, वहाँ पे डाल दो उसको। क्या एंट्री होगा इसका? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज account. The amount will be 1 crore 28,10,000. Clear? Now, the last ledger, and the last ledger is goods sent on consignment. Let us understand. Goods sent on consignment account. इसका फॉर्मेट बना लीजिए आप। ये हमारा क्रेडिट हो गया, ये हमारा डेबिट हो गया। इधर आप लिख दो पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स एंड दिस अमाउंट। क्वेश्चन में लिखा है कि ये तीनों हाँ, क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। हाँ, तो नेसेसरी लेजर में ये तीन आपको बनाना है। तो अब देखिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ज्यादा आपको तड़पाएगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवॉइस प्राइस। इसके बाद का जो टॉपिक है वो तुम सीखोगे। इनवॉइस प्राइस का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का एक ही यहाँ पे एंट्री है। तो इसके क्रेडिट साइड में मैं इसको डाल देता हूँ बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज 1 करोड़ रुपीस। अब सवाल है सर इसको फिनिश कैसे करते हैं? तो ये अमाउंट देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये एंट्री किस चीज का था? जब कंसाइनर गुड्स भेज रहा है, तो कहाँ से भेज रहा था?
धनबाद में जो वो गुड्स खरीद के रखा था वहां से भेज रहा था। तो जो धनबाद में वो गुड्स खरीद के रखा था उसका एंट्री वो कहाँ किया था? परचेजेस अकाउंट में। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो अब वहां से गुड्स वो भेजा कहाँ? कलकत्ता। तो जब खरीदा था तो परचेज डेबिट हुआ था, जब भेजेगा तो परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हमेशा परचेजेस अकाउंट से क्लोज करो टू परचेजेस अकाउंट एंड दिस इज 1 करोड़। नाउ अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप तुरंत सोचोगे कि सर इसका भी तो जर्नल निकल के आया ना जी। यस। तो क्या जर्नल निकल के आया इसका? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए, मुझे उम्मीद है ये पूरा कंसाइनमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अगर इसको दिमाग में आप रखिएगा तो कंसाइनमेंट आपको चटनी की तरह स्वादिष्ट लगेगा, और नहीं रखिएगा तो अंगूर की तरह खट्टा लगेगा और दांत खटखट खटखट लगेगा, कड़वा लगेगा, कड़वी दवाई की तरह लगेगा। ठीक है? ओके, कैन यू गिव मी योर स्टडी मैट प्लीज? Now I am giving you some homework. You will do illustration number 1. और इसके बाद से इनवॉइस प्राइस वाला है तो वो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। एंड लेट मी सी एट अ कॉस्ट इतना होती है ट्रेड फ्रेड। इलस्ट्रेशन 3 ऑल्सो यू कैन डू। इलस्ट्रेशन 3, goods costing spent on 3rd July, we will receive the goods and his acceptance payable. Why spent 2000? Okay, so you will try illustration 2 as well. 1 2 3। Yes, rest we will do in this class. Okay, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।